अगर किसी को माइल्ड जॉइंट पेन है या फिर स्टिफनेस है तो वो कैसे समझे कि ये एजिंग नहीं है, इसमें आर्थराइटिस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो हाउ दे कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली क्या है, 45 एक जंक्शनल एज है। तो बेसिक क्या है कि आफ्टर 45 क्या होता है, नी खराब होने लगता है, एल्बो में मूवमेंट कम होने लगता है, घुटना का चलने का स्पीड कम हो जाता है। तो उसी टाइम पे डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। इसमें बहुत बार मौसम के साथ में भी देखा गया है कि अगर ठंड आ जाती है तो हाथों के मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो क्या वो बंदा जब नॉर्मल बाकी मौसम में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठंड में हो रहा है, ये भी क्या आर्थराइटिस के लक्षण हैं? या विंटर सिम्टम्स, ठंडा में बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि जिसका आर्थराइटिस था वो विंटर में दुगना हो जाता है। आजकल काफ़ी यंग और मिडिल एज लोग भी आर्थराइटिस या नी पेन के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। डेली हैबिट्स के इसमें कितने रोल होते हैं? रेगुलर हैबिट, टाइमिंग ये मेंटेन करना। वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट हैज़ बिकम अ रियली बर्निंग इशू इन होल इंडिया। वेट रिडक्शन, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है तो उसके क्योर होने के कितने चांसेस होते हैं? नमस्ते व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हर दूसरे घर की एक कॉमन प्रॉब्लम है। विल टॉक अबाउट आर्थराइटिस, यस, जिसे हम कॉमन टर्म्स में जॉइंट पेन भी कहते हैं। एक डेटा के मुताबिक इंडिया में नियरली करीबन 195 मिलियन लोग आर्थराइटिस के इशू से जूझ रहे हैं। यानी आप सोच सकते हो कि 20 करोड़ जनता आर्थराइटिस के पेन से अभी ग्रसित है। मतलब हर 6 में से एक इंसान इससे फाइट कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्थराइटिस बस एज रिलेटेड नहीं होती है, इसके और भी कई रीजंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। टू एड्रेस दिस कंसर्न आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिंद्य दत्ता, एन ऑर्थोपेडिक विथ ओवर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये चारनॉक हॉस्पिटल्स, वुडलैंड हॉस्पिटल्स और कई दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ में एसोसिएटेड हैं। इन्होंने ऑर्थोपेडिक नेशनल कॉन्फ्रेंसेज में एज अ फैकल्टी भी जाते हैं। एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप आर्थराइटिस से बेटर तरीके से कैसे डील कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे बाकी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लेट्स गो टू द कन्वर्सेशन नाउ। वेलकम डॉक्टर अनिंद्य दत्ता टू आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट पावर्ड बाय सस्ता सुंदर ऐप। सर, एक रिसेंट स्टडीज़, बहुत सारी इंडियन स्टडीज़ के मुताबिक ये पाया गया है कि जो लोग 45 साल के ऊपर के लोग होते हैं उसमें 9 से 12% के करीबन लोगों में आर्थराइटिस पाई जाती है। ये बहुत कॉमन एक रिसेंट स्टडीज़ आई है। अगर किसी को माइल्ड जॉइंट पेन है या फिर स्टिफनेस है तो वो कैसे समझे कि ये एजिंग नहीं है, इसमें आर्थराइटिस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो हाउ दे कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली क्या है, 45 एक जंक्शनल एज है। ओके, लेस देन 45, मोर देन 45। अब पेशेंट सोचता है कि डॉक्टर के पास जाओ क्या ना जाओ। तो बेसिक क्या है कि आफ्टर 45 क्या होता है, नी खराब होने लगता है, एल्बो में मूवमेंट कम होने लगता है, घुटना का चलने का स्पीड कम हो जाता है। तो उसी टाइम पे डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। अब ये आर्थराइटिस है या दूसरा आर्थराइटिस है ये समझना होगा। एक आर्थराइटिस है जॉइंट स्पेसिफिक, घुटना में होता है, एल्बो में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब वो हड्डी खाली खराब हो गया। लेकिन दूसरा बात समझना होगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस, ये सब अलग अलग नाम है। इसमें क्या है कि सब जॉइंट अफेक्टेड है, वो भी समझना होगा। तो डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट एक्सरे करके वो जांच कर लेना होगा कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं। मोर देन 45 क्यू जंक्शनल एज है। मेल्स के लिए क्या है 45 ठीक है, नॉर्मल, चलते चलते काम करते करते होता है पेन। फीमेल्स में क्या है, मेनोपॉज होता है, वो महीनावारी वो बंद हो जाता है 45 में। तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसको जाना चाहिए क्योंकि वो जो साइकिल का चेंज होता है ना, वो धीरे धीरे जॉइंट को अफेक्ट करता है, मन को अफेक्ट करता है। वो धीरे धीरे वो क्या है, एक आर्थराइटिस डिजेनरेट होकर एडवांस में चला जाता है। तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए। लेस देन 45 जो कम एज में, तो कम एज में भी आर्थराइटिस होता है, आप लोग कभी सुना भी होगा। तो कम एज में क्या प्रॉब्लम होता है कि जॉइंट पेन, छोटा छोटा जॉइंट पेन होता है, फिंगर में पॉइंट होता है, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बैक में पेन होता है,
है, क्यों लेट लेट के मोबाइल देखते हैं, पोस्चर का प्रॉब्लम है, ये अलग टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। इसमें क्या स्पॉन्डिलाइटिस ये सब ज्यादा होता है, विटामिन डी कैल्शियम का कमी से भी होता है। सो दोनों आर्थराइटिस अलग है, और जैसे मैंने बोला 45-50 बहुत एक जंक्शनल एज है, इसमें डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। ओके, तो सर क्या ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी है कि वुमेन्स में बेसी पाया जाएगा 45 के बाद में, या फिर मेल में कम, ऐसा कोई स्पेसिफिक? तो बेसिकली क्या है, 2:1 का रेशियो फीमेल में ज्यादा मिलता है, मेल में कम मिलता है। 2:1 इज वेरी 2:1 इज वेरी हाई। वेरी हाई। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। नॉर्मल है, साइकिल बंद हो जाता है, आपका ईस्ट्रोजन वो सब बढ़ जाता है, तो उसमें क्या है आर्थराइटिस बहुत ज्यादा आता है। फीमेल में बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन मेल में भी है। तो उसलिए क्या प्रॉब्लम है कि दोनों को बैलेंस करके चलना है, रेगुलर चेकअप के लिए आना है, और डेफिनेटली इवैल्यूएशन इज नीडेड। इट इज डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट इन फीमेल। तो अगर कोई आर्थराइटिस से सफर कर रहा है तो उसके क्योर होने के कितने चांसेस होते हैं? बेसिकली एज ऑफ डिटेक्शन, जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट पहले बार आपने कब डॉक्टर को दिखाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम आपने कभी गया। हमेशा घर में होता है कि माइल्ड पेन होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन क्या पहला एक्सरे जो फर्स्ट हुआ था, सपोज 17 ईयर्स 20 ईयर्स 30, सो दैट टेल्स यू हाउ मच यू कैन रिकवर, क्योंकि वो पहले का एक्सरे से कंपेयर करने के बाद ही आपको पता चलेगा। नॉर्मली जो नी का आर्थराइटिस जो सबसे कॉमन होता है, उसका नॉर्मल क्या होता है कि 45-50 में आ गया, तो डेफिनेटली वी कैन चूज इट फॉर द 10-15 ईयर्स विद फिजियोथेरेपी विद एक्सरसाइजेस, वो ठीक होता है। तो अभी क्या क्या मॉडर्न ट्रीटमेंट भी बहुत कुछ आया है। इट इज नॉट नी रिप्लेसमेंट और ऑपरेशन, ये सब के बारे में हम नहीं बोल रहे। नॉर्मल जो टैबलेट्स है, कोलेजन है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अभी चांसेस बहुत अच्छा है, एंड डेफिनेटली रेगुलर चेकअप से वो अच्छा हो जाता है। सर जैसा कि आपने कहा कि अगर पुराने कोई एक्सरेज होते हैं तो वो भी काफ़ी मदद कर सकती है इसके बारे में जानकारी देने के लिए पेशेंट का। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सरेज पुराने होते हैं उसको अपने को स्टोर करना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली रखना चाहिए, ताकि इन केस फ्यूचर में कोई ऐसे चांसेस आए तो आप उसको रिफर करने में आपके लिए सुविधा हो सकती है। हाँ, बेसिकली आपको कंपेयर करना होगा। ये आदमी जो था 40 इयर्स में उसका एक्सरे कैसा था, 50 इयर्स में उसका एक्सरे कैसा, ये कंपैरेटिव स्टडी, देन ओनली यू कैन टेल आर्थराइटिस प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं। डिटोरिएशन को आप मैनेज देख सकते हो आप। तभी वही प्रॉब्लम है कि एक्सरे रखना बहुत मुश्किल है, तो वो डिजिटली रख सकते हैं, ऑनलाइन अभी है, तो यू कैन कीप देम एंड जस्ट स्टोर देम अप। क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण होते हैं जिसे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अगर समय पर उसे पहचाना जाए तो कंडीशन मैनेजेबल हो सकती है? देखिए, पेन इज अ सिम्टम, पेन तो दर्द सबको होता है, लेकिन स्टिफनेस, घुटना चल नहीं रहा है, मुट्ठी नहीं बंध रहा है, बॉडी मूव नहीं है, ये अर्ली आर्थराइटिस का सिग्निफिकेंस है। पेन दर्द सबको होता है, काम करने वजह से भी होता है, जमीन पे बंध रहे हैं, बट देखना कि मूवमेंट कैसे है, मूवमेंट कम हो गया, मतलब हड्डी चल नहीं रहा है, मतलब ये आर्थराइटिस का अर्ली डायग्नोसिस है। इसमें बहुत बार मौसम के साथ में भी देखा गया है कि अगर ठंड आ जाती है तो हाथों के मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो क्या वो बंदा जब नॉर्मल बाकी मौसम में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठंड में हो रहा है, तो ये भी क्या आर्थराइटिस के लक्षण में है? या विंटर सिम्टम्स, ठंडा में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि जिसका आर्थराइटिस था वो विंटर में दुगना हो जाता है, जिसका नॉर्मल पेन था वो एबनॉर्मल पेन हो रहा है। तो आपको देखना होगा कि ऑल सीजन्स में हो रहा है कि नहीं, उसको एडजस्ट करके देखना है, इवेल्युएट करना होगा कि पहले भी पेन था कि नहीं, तभी इवेल्युएशन आता है। और क्या ये जेनेटिक से भी रिलेटेड है? जैसे मेरी मदर है, उनको आर्थराइटिस है, उनको घुटने में पेन रहती है, तो हाउ मच क्या चांसेस हो सकते हैं कि वो शायद मेरे में भी आ पाए या मेरे सिस्टर्स में हो? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जो Yes. घुटना के हम लोग बोलते हैं, तो उसका जेनेटिक्स तो है ही, उसका 20-30% चांस उसका नेक्स्ट जनरेशन को जाता है। तो डेफिनेटली जैसे, और नॉर्मल जो आर्थराइटिस जो हम लोग बोलते हैं घुटना का आर्थराइटिस, वो 30-40% आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन पे। तो डेफिनेटली चांसेस तो है बहुत, तो इसलिए रेगुलर देखना होगा, वेट कम करना होगा, ये सब देखना होगा। ठीक है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म से सपोज कीजिए आर्थराइटिस हो रखा है या इन्फ्लेमेटरी है, तो रिसर्च के मुताबिक बोन लॉस या लो बोन डेंसिटी की रिस्क बढ़ जाती है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, घुटना खराब हो जाता है, या शोल्डर या जॉइंट, कोई भी जॉइंट खराब। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन मास, बोन का जो मास है वो कम गया है, मतलब हड्डी में जोड़ नहीं है। ओके, ठीक है, सो दोनों डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, लेकिन दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस को आपको देखना होगा कैल्शियम विटामिन डी कितना है, स्कैन्स करके देखना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना है। तो जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है फॉर लॉन्ग टाइम 20-30 ईयर्स, उनको डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो अगर आप सिंपल टर्म्स में समझाना चाहेंगे हमारे व्यूअर को, तो ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस माने क्या, बोन है, बोन में कैल्शियम का कमी नहीं हो गया, लेकिन वो खराब हो गया, ओके, वो चल नहीं रहा है। इसमें बोन का जो मास है, उसका आर्किटेक्चर माने जो जैसे छत होता है ना, छत का बिल्डिंग का सामान खराब हो गया, उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।
So it's a subset of arthritis? It's a subset of arthritis, you can say. Okay. सर जनरल तौर पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आप बोल रहे हैं, इन दोनों में क्यूरेबिलिटी का क्या चांसेस रहता है? बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिनके पास में बहुत सालों से ये चीज़ चल रही है, तो उनकी रिकवरी के चांसेस कितने हैं? देखिए, आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा चीज़ है कि रेगुलर चेकअप चाहिए। सो वही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत पेशेंट आउटस्कर्ट में रहते हैं, उनको लाना ले आना वही भी दिक्कत है। बट अभी 50 to 60% रिजल्ट्स आर गुड। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल जो मेडिसिन कोलाजेंस जो होता है उससे काम होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दवाई भी आया है नया, सब इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आया है, तो उस दवाई से भी काम होता है। तो मे बी 50 to 60% इज द रेशियो वी फाइंड दैट इट इज डूइंग गुड। बट हाँ, हमेशा वही प्रॉब्लम है कि रेगुलर चेकअप लेके आना, फिजियोथेरेपी करना, एक्सरसाइज करना, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। ऐसे कौन से कॉमन बोल सकते हो कि रिस्क फैक्टर्स हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, लाइक जेंडर में खाने पीने के हिसाब से हो सकता है लोगों का, या एक्सरसाइज नहीं करना, या जेंडर स्पेशलिटी मैं बोल सकता हूँ, तो वो क्या ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस को और वर्षन करती है लाइफस्टाइल की वजह से? हाँ, मेनली ये जो बोलते हैं हमने, एक हल है ओबेसिटी। ठीक है, वेट आपको कम रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर 45, 40, 50 एक वेट गेन होता है उम्र बनने के लिए, तो वो ओबेसिटी आपको ट्रीट करना है। दूसरा चीज लाइफस्टाइल में खाना, टाइम पे खाना है, विटामिन डी, कैल्शियम रेगुलर लेना है, एक्सपोजर टू सनलाइट। और दूसरा चीज स्मोकिंग कॉजेज अ लॉट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो स्मोकिंग, सिगरेट पीना भी थोड़ा सा कम करना है, ऑफ कर देना होगा उसको। ठीक है, खाने में सब्जीज में आपको खाना है वो स्पिनच बोलिए, वो सब रेगुलर खाना है, फल सब्जी खाना है, मटन ज्यादा अवॉइड करना है, और चिकन तो आप खा सकते हैं, चिकन, फिश जैसे बंगाली लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के लिए। फिश हमने देखा हर चीज में इंपॉर्टेंट आता है। फिश बहुत है, ठीक है। तो वी आर ब्लेस्ड, वी आर इन वेस्ट बंगाल जहाँ पे फिश बहुत अवेलेबल है। हाँ, तो वो अच्छा मछली खाना, छोटा मछली ज्यादा, वो नॉर्मल जो खाते हैं, ठीक है, वो अच्छा है। सो व्हाट अबाउट वेज? So vegetables also, green leafy vegetable like spinach, then you have to take tomato. These are good. These are being good bone health. So these are important. You have to take them regularly. Okay. सर आपके एक्सपीरियंस में स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट से, जैसे बोन डेंसिटी की स्कैनिंग करवा ले या एक्सरे करा ले या जॉइंट इवैल्यूएशन, इनमें से कौन सी यूजफुल होती है और कब कराना चाहिए? Okay. So initially जब patient आता है तो we do an X-ray of both the limbs, both the knees, AP स्टैंडिंग और लैटरल। Okay. ये सबसे स्टैंडर्डाइज एक्स है, पूरा देश पूरा विदेश में यही एक स्टैंडर्ड एक्स है। तो ये करके आर्थराइटिस कितना है समझ में आएगा। उसके बाद आपका आता है बोन स्कैन, MRI, CT स्कैन, ये सब आता है। तो बोन स्कैन में क्या दिखता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। डेक्सा स्कैन होता है, तो उसमें क्या है कि वो फोकस करता है हिप में, स्पाइन में, रिस्ट में, उसमें कितना हड्डी कमजोर है, कितना परसेंट। आप जानना चाहोगे मेरा मम्मी को कितना चांसेस है फ्रैक्चर होने का, यू मस्ट बी, आपको जानना है ना। तो वही डेक्सा स्कैन में वो दिख जाता है, ये इतना ऑस्टियोपोरोसिस इनका है, मतलब वो गिरेगा तो कितना चांसेस है फ्रैक्चर होने, टी स्कोर्स गेट्स को कैलकुलेट करके। MRI इज इनिशियली नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर्थराइटिस, बट डेफिनेटली वो ब्लड टेस्ट जैसे कैल्शियम, विटामिन का टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिक एसिड, ये सब टेस्ट करना है। आर्थराइटिस का अलग कुछ टेस्ट है, लगे रूमेटॉइड फैक्टर, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, जो मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, वो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट, एंटी CCP, एंटी DSDNA, ये सब टेस्ट कर। बट इनिशियली एक्सरे और बोन स्कैन आई थिंक इज मोर देन इनफ। अगर आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली स्टेज में हो तो डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होती है, और पेशेंट या डॉक्टर को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? तो बेसिकली अर्ली ऑनसेट मतलब क्या है कि आपको समझ में आएगा कि पेशेंट को आर्थराइटिस है। अभी क्या करना है कि इनिशियली हम लोग क्या थोड़ा सा मेडिसिन देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, एक्सरसाइज, मेन क्या है एक्सरसाइज। आजकल हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज थोड़ा सा कम ही करते हैं, ठीक है, बिकॉज लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया और हम लोग हमेशा गाड़ी में उठ जाते हैं, ये सब। सो एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और रेगुलर हम लोग एक्सरे करके, फिजियोथेरेपी करके देखते हैं कि पेशेंट कैसे है। तो इंपॉर्टेंट टू द पेशेंट इज गो रेगुलरली, अटेंड द फॉलोअप्स, अंडरस्टैंड करना होगा कि ये बार बार दिखा के देखना होगा कि कैल्शियम, विटामिन डी बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, आर्थराइटिस का पेन कम हो रहा है कि नहीं, ये रेगुलर इवेल्युएट करना होगा। सर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आप एज अ रेड फ्लैग्स बोल सकते हैं, जिन्हें देखते ही तुरंत डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के साथ में या बोन स्पेशलिस्ट के साथ में पेशेंट को कनेक्ट करना चाहिए? तो बेसिकली पहला सिम्टम तो पेन है, दर्द होता है, लेकिन दर्द कब होता है वो देखना है। थोड़ा सा चलने में होता है, बहुत दूर चलने में होता है, वॉकिंग डिस्टेंस एक होता है, कितना आप चल सकते हो, तो वो एक सिम्टम है।
दूसरा ये एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब आपका काम कितना हैम्पर है। सपोज आप हाउस वाइफ है, आपका काम आप कर सक रहे हो कि नहीं, आप आईटी में एक जॉब करते हो तो आपका आईटी जॉब हैम्पर हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जैसे मैंने बताया स्टिफनेस, मतलब जॉइंट आपका कम घूम रहा है, जॉइंट का मूवमेंट कम होगा, इसका मतलब आपको आर्थराइटिस हो गया, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और विटामिन डी, कैल्शियम इनटेक ऑफ बोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपने पेशेंट्स के लिए क्या लाइफस्टाइल एडवाइस देना चाहेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि एग्जैक्ट आपको एक रेगुलर हैबिट और टाइमिंग मेंटेन करना है, स्पेशली फूड हैबिट्स, क्योंकि फूड अगर आप टाइम पे लाए, एक्सरसाइज रेगुलर करें, देन इट इज मच बेटर। एंड डेफिनेटली नॉट मच ऑयली एंड फास्ट फूड ऑयली फूड हम लोग रेगुलरली कभी कभी बाहर में रहते हैं, बस उसको मेंटेन करना होगा सो दैट आपका वेट और मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म का साइकिल अगर ठीक रहे, देन कैल्शियम, विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, ये सब नॉर्मल पे आ जाएंगे। ठीक है, आजकल काफ़ी यंग और मिडिल एज लोग भी आर्थराइटिस या नी पेन के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, तो लाइफस्टाइल, वेट और डेली हैबिट्स के इसमें कितने रोल होते हैं? तो लाइफस्टाइल में वही एक रेगुलर हैबिट, टाइमिंग ये मेंटेन करना। वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग वो डाइटिशियन के पास भेजते हैं, काउंसलिंग पे जाते हैं वेट के लिए, बिकॉज वेट हैज बिकम अ रियली बर्निंग इशू इन होल इंडिया। तो उसमें क्या है कि घुटना अगर चले नहीं चलेगा तो आप कैसे चलेगा। वेट रिडक्शन, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट है। नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज और मूवमेंट को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। क्या चलने फिरने से डैमेज बढ़ सकती है या सही तरीके से मूवमेंट फायदेमंद हो सकती है? हाँ, तो यही सबसे अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि क्या करना है पेशेंट को, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या होता है कि पेशेंट का दर्द होता है, वो चलना बंद कर देते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, आपको एक्सरे करके दिखाना होगा कि क्या है एक्चुअली। नॉर्मली क्या है कि अर्ली आर्थराइटिस में चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अर्ली स्टेज 1 स्टेज 2 चल सकता है, एक्सरसाइज करता है, नॉर्मल काम कर सकते हैं। 3-4 में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग बोलते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि जमीन पे मत बैठिए, ठीक है, ज्यादा ऊपर मत उठिए, क्योंकि बहुत लोग है जो लिफ्ट नहीं चलेगा, वो लोग सीढ़ी, तभी आपका रेस्ट्रिक्शन आता है। तो इनिशियली देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आजकल के जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं, डेस्कटॉप्स, आपको भी मालूम है कि सब कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो लोग कंप्यूटर और डेस्कटॉप से बहुत सारे इंडल्ज्ड हैं, काम करने में लगती है उनके। तो ये सेकेंडरी लाइफस्टाइल को देखते हुए कोई यंग एडल्ट जो हैं, जो डेस्क जॉब करते हैं, उसके लिए क्या जॉइंट एंड बोन केयर टिप्स आप देना चाहेंगे? तो कोई भी यंग अगर मेल या फीमेल आता है क्लिनिक में, तो पहले तो मैं पूछ लेता हूँ वो क्या काम करते हैं। तो अभी तो बहुत सारे आईटी जॉब में जाते हैं, ठीक है, दे आर वेरी गुड, बट वो बहुत स्ट्रेसफुल है। तो वो मैं बोल देता हूँ कि ऑन टेबल एक्सरसाइजेस, मतलब काम करते करते एक्सरसाइज उसको करना है, क्योंकि वो फिर घर जाता है और लेट के मोबाइल में बैठ जाता है। ठीक है, तो रेगुलर उसको वो स्पाइन का एक्सरसाइज करना है, सीधा होकर बैठना है, बैठ के लैपटॉप यूज करना है, लैपटॉप का टेबल उठाना है, सो दैट द लैपटॉप इज एट द लेवल ऑफ द आईज, ये आंख के सामने रहना चाहिए, ऐसा नहीं नीचे करके देखते हैं। और अगर रेगुलर एक फूड हैबिट्स है, क्योंकि क्या होता है कि वो लोग 9 to 5 एक एसी रूम में बंद रहता है, तो उसको चेंज करके कभी कभी नीचे जाना, थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा मूवमेंट करना है, बिकॉज इफ यू मूव योरसेल्फ फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 25, देन डेफिनेटली यू विल बी बेटर। सर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में जैसे मेडिकेशंस हो गई, आपकी फिजियोथेरेपी हो गई, लाइफस्टाइल प्रिवेंटिव बोन केयर्स हो गई, से आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस मैनेज कैसे होते हैं? हाँ, क्या आप अपनी प्रैक्टिस से कुछ ऐसे हमारे एग्जांपल शेयर कर सकते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे यंग पेशेंट आते हैं जिसको हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, लाइक लास्ट वीक भी आए थे 20 year 25 year फीमेल, तो वो चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पहले दिखाया 4-5 बार इधर उधर, तो हम लोग देखा कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज नॉट द कॉमन आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम लोग समझते। इट्स अ डेफिनेट आर्थराइटिस व्हिच अफेक्ट्स ऑल द जॉइंट्स। एक 20 साल का लड़की जिसको कॉलेज जाना है, वो कॉलेज नहीं जा सकते। तो ये सब केस में हमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स चालू करते हैं। वो बेसिकली नॉर्मल आर्थराइटिस का मेडिसिन नहीं है, इसके लिए है, तो उससे उसका इंप्रूवमेंट आता है, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, नाउ शी इज एबल टू गो टू कॉलेज। बट द थिंग इज दैट दीज पेशेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल, वो बार बार आना होगा डॉक्टर के पास, जो डिफिकल्ट है कि बहुत सारे पेशेंट बाहर से आता है इधर, तो वो चेकअप के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस में अभी क्या है, नॉर्मली तो कैल्शियम, विटामिन डी हम लोग सभी खाते हैं, कोई कोई तो दुकान में जाके भी खा लेते हैं, जो शायद अवॉइड ही करना है। तो हम लोग क्या है, वो पैराथायराइड हार्मोन और डेफिनेटली सम कैल्शियम इंजेक्शंस आर कम, वो बोन को बिल्डअप करना है। तो
तो हमको क्या सोचना है कि फ्रैक्चर को कैसे प्रिवेंट करना है। हम लोग सब फ्रैक्चर होने के बाद सोचते हैं, लेकिन फ्रैक्चर को कैसे प्रिवेंट करना है। घर में रेलिंग लगाना, कारपेट को सॉफ्ट करके सीधा करके रखना, फ्लोर को वेट नहीं करना है, भिगाना नहीं है फ्लोर को, ये सब फॉलो करना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी वो इंजेक्शंस आए जो बोन स्कैन को, बोन हेल्थ को वो बढ़ा देते हैं, तो इससे पेशेंट बहुत बेटर रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो ट्रीटमेंट एकदम चेंज हो गया। आप लोग को ज्यादा मालूम होगा जॉइंट रिप्लेसमेंट, रोबोटिक, बट जॉइंट रिप्लेसमेंट कम लेटर। तो पहले आपको सोचना है कि अर्ली स्टेज में क्या होना है। तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, वो जो फ्लूइड रहता है ना वो सूख जाता है। ओके। तो वो फ्लूइड को रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, हम लोग एक फ्लूइड डाल देते हैं। तो वो एक इंजेक्शन ये बहुत साल से दिखा है और डेफिनेटली इट हैज शोन गुड ट्रीटमेंट। दूसरा वो स्टेम सेल्स, तो स्टेम सेल्स आप लोग सुना भी होगा, वो रिपेयर कर देते हैं, वो रीजेनरेट करते हैं। कार्टिलेज आपका खराब हो गया, सपोज आपका उम्र है 40, 40, 45, आपका कार्टिलेज खराब हो गया। इस एज में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज एक रिप्लेसमेंट का जो मटेरियल है वो 20 to 25 रहता है। तो 40 + 20 60, तो 60 ईयर्स में फिर एक ऑपरेशन लगेगा। तो इनिशियली वो इंजेक्शन स्टेम सेल्स देके वो रिजेनरेट होता है। तो वो स्टडीज भी आया 5-6 साल में, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर में भी वो लोग दिखाए। तो अच्छा, तो दीज आर मॉडर्न ट्रीटमेंट। अगर एडवांस हो गया 60-65, डेफिनेटली देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो सर्जरी में क्या होता है कि डिफॉर्मिटी हम लोग करेक्ट करके उसको चेंज कर देते हैं नी का। अभी वो रोबोटिक्स भी आया, तो रोबोटिक्स में क्या आ गया कि प्रेसिशन आ गया। वो जो हम लोग जो काटते हैं ना, तो हाथ कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो वो 1 to 2 मिलीमीटर कट भी वो रोबोटिक्स से बंद हो जाता है। तो वो बिकॉज एक साइरन जैसे जो एम्बुलेंस का बजता है ना, वो सब वो बजता रहता है। सो व्हाट हैपेंस, द सर्जन स्टॉप्स एट दैट टाइम। सो दीज आर द न्यू एडवांसेस एंड डेफिनेटली दे आर मच हेल्पफुल फॉर द पेशेंट। सर, पेशेंट कैसे डिसाइड करे? एक पेशेंट है, कभी डॉक्टर उनको पेन किलर्स दे रहे हैं अपने, कभी इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, और कोई बोलता है कि एक काम करिए आप नी रिप्लेसमेंट कर लीजिए। तो इन सिचुएशंस में एक पेशेंट कैसे डिसाइड करे कि उसके लिए क्या चीज़ बेहतर है? क्या उसमें कोई एज फैक्टर को भी मायने रखना चाहिए, मद्देनजर रख करके कोई करना चाहिए? एज फैक्टर नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग 55-60 बोलते हैं, बट दूसरा चीज क्या होना चाहिए, डिस्कशन विद द पेशेंट एंड द डॉक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका काम कितना हैम्पर हो, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। कोई कोई है कि हाउसवाइफ कुछ काम नहीं करता है, घर में है, आई डोंट थिंक दे नीड अ सर्जरी एट 65 और 70, बट कोई कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, 70 ईयर्स में भी पेशेंट लोग गोल्फ खेलते रहते हैं, तो उसको तो ऑपरेशन लगेगा, वो तो गोल्फ क्लब में जा ही नहीं सकते। सो दोज पेशेंट्स डेफिनेटली यू हैव टू नीड सर्जरी। तो पेशेंट को देखना होगा कि कितना उसको डिफिकल्टी होए। देखिए जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गया, आई थिंक इट इज बूमिंग लाइक एनीथिंग, बट समझना होगा कि पेशेंट का रिक्वायरमेंट क्या है। तो समझना होगा कि पेशेंट वेदर इज एबल टू डू हिज वर्क और नॉट। अगर नहीं काम करे तब डेफिनेटली आपको ऑपरेशन का तरफ जाए। डेफिनेटली नी सर्जरी इज रियली आफ्टर 55-60 इज एप्रिशिएबल, बट डेफिनेटली समटाइम्स वी डू ऑपरेट बिफोर 50 to 55 इफ द पेन इज टू मच। कौन से कॉमन मिसकंसेप्शन आप ज़्यादातर पेशेंट में देखते हैं, और लोगों आप उन्हें कैसे क्लियर कराने चाहते होंगे, कि आप क्या चाहते हैं कि उसको कैसे क्लियर किया जा सकता है? मिसकंसेप्शंस तो बहुत सारे हैं। तो नॉर्मली जो होता है ना, पेशेंट को पेन होता है तो पहले वो जाता है लोकल किसी के पास और वो मालिश वालिश करने लगता है। तो दैट इज अ स्ट्रिक्ट नो, इट्स अ कैपिटल नो। तो क्या है कि आई एम नॉट टेलिंग कि आप पहले दिन डॉक्टर के पास आ जाओ, ऐसा में कभी तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन पुट आइस पैक्स, उसको रेस्ट दो जॉइंट को, देखो कि क्या हुआ है। तो जो होता है ना, थोड़ा सा पेन होता है, पहले वो तेल या मालिश या लहसुन जैसे लगा देते हैं, ये चून हल्दी बोलते हैं बंगाली में, वो भी होते हैं। तो वो चून हल्दी लगा के आ जाता है, तो वो डिफिकल्ट है ट्रीट करना, क्योंकि क्या है, आपका जॉइंट इन्फ्लेम्ड है, आपको कुछ चोट लगा या पेन है, आपने चून हल्दी लगाए या कुछ मालिश लहसुन का तेल वेल दिया, तो घुटना या जॉइंट और फूल गया। अब उसको ट्रीट क्या करें? तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट मिसकंसेप्शन दैट वी। जैसे मैं थोड़ा टॉपिक से डिविएट भी करे, चोट लगता है, सब लोग पहले वो एक मलम लगा देते हैं। यस। तो मलम से तो वो और सूजन होगा, तो डायग्नोसिस तो 5 दिन आपका डिले हो जाएगा, क्योंकि पेन आपका चला गया 5 दिन 7 दिन, बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ्रैक्चर होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। दैट इज द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन आई फाउंड। ठीक है सर, आर्थराइटिस में हॉट प्रेस ज़्यादा अच्छा काम करता है कि कोल्ड प्रेस? सो आर्थराइटिस कौन सा एज और क्या स्टेज में है वो? डेफिनेटली फॉर क्रॉनिक पेन्स वी गिव हॉट कंप्रेस, बट नी इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे मैं पहले भी आपको बोल रहा था, घुटना एक अलग चीज है, घुटना का एक अलग चीज है। तो घुटना में ज्यादा पेन होगा तो आइस पैक देना है, बाकी जॉइंट्स पे हम लोग गर्म शेक, एक्सरसाइज, ये सब रिकमेंड करते हैं। सर, आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत देखा गया है कि डॉक्टर्स काफ़ी बोलते हैं कि यू कैन गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट।
तो अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है कि पता नहीं इस एज में, सपोज करिए कोई 60 ईयर्स का है, उस समय अगर उसे बोला जाता है कि आप नी रिप्लेसमेंट कराइए, तो आजकल भय भी है लोगों के अंदर में कि कराऊं तो क्या होगा आगे जा करके, मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा। तो इसमें आपकी क्या राय है? तो पहले मैं बोल देता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट में क्या है, इट्स अ लॉन्ग सर्जरी, ठीक है, ये कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। तो प्री ऑपरेटिव इवेल्यूशन, मैंने ऑपरेशन का पहले पेशेंट कैसा है वो इवेल्यूएट करना का एक एनेस्थेटिक चेकअप वो फॉर्म भी रहता है। तो हम लोग देखते हैं ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, इको करके कि पेशेंट ठीक है कि मैंने फिट हो कि नहीं सर्जरी। कोई भी ऑपरेशन में यह होता है, तो ये ऑपरेशन में वो इम्पोर्टेंट, तो उसी में समझ में आ जाएगा कि ये पेशेंट कैसे ऑपरेट। दूसरा चीज है कि नी रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या, जो हड्डी खराब होता है उसको हम लोग काट देते हैं और Okay. नया वाला जो बॉल या प्लेट जैसे उसको बैठा देते हैं। आर्टिफिशियल लगा आर्टिफिशियल लगा देते हैं, आर्टिफिशियल उसको बैठ देते हैं, तो उसको सीमेंट या अनसीमेंटेड हम लोग बैठा देते हैं। तो उसके बाद क्या, फिजियोथेरेपी चालू होता है। ये एक्सटेंसिव एक फिजियोथेरेपी है, ये 2-3 हफ्ता चलता है, एक्सरसाइज करना है, ऊपर नीच करना है। ये लॉन्ग टर्म एक फॉलोअप है, 1 ईयर 2 ईयर्स नॉर्मली पेशेंट एक महीना में पेशेंट ठीक होता है। तो बिफोर नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर से डिस्कस करना होगा कि ऑपरेशन का बाद क्या होगा। बहुत सारा पेशेंट आता है ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि बाद में उसको फिजियोथेरेपी करना है, एक्सरसाइज करना है, पेन होता है, बिकॉज डेफिनेटली मैं घुटना खोल के ऑपरेशन कर, तो दैट इज डेफिनेटली आवर मेन थिंग। और पेशेंट फिट है कि नहीं, पेशेंट जैसे बीपी का मेडिसिन तो नॉर्मली सब लोग खाते हैं, डायबिटीज कितना है, शुगर कंट्रोल में, कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो कि नहीं। नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। Okay. अगर इन्फेक्शन हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो हम लोग बार बार देख लेते हैं, बार बार पेशेंट को बुलाते हैं, घुटना देखते हैं, दांत का चेकअप कर लेते हैं, सब लोग देखते हैं कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि कोई इन्फेक्टिव पार्ट में अगर नी रिप्लेसमेंट हो गया, बहुत डिफिकल्ट है उसको ट्रीट करने के लिए। अभी बहुत सारा नया इम्प्लांट्स भी आए, फॉरेन इम्प्लांट्स, इंडियन इम्प्लांट्स, अभी वो रोबोटिक्स भी आए। तो रोबोटिक्स में हम लोग प्रेसिशन कट करके उसको बैठा देते, सो दैट पेशेंट का लॉन्गेविटी, पेशेंट का वैसे वॉकिंग पैटर्न वापस आते हैं। नॉर्मली अभी 90% 95% अच्छा रिजल्ट आता है नी रिप्लेसमेंट, बट कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी बैड, बहुत खराब कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। ग्रेट सर, ये भी देखा गया है, जैसे कैल्शियम की इनटेक की बात कर रहा हूँ कि एक बार आप गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने बोला कि आपके पास में कैल्शियम डिफिशियंसी है, आप ले लीजिए, तो लोग उसको कंटिन्यूअस लेते ही रहते हैं, तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट है? या डेफिनेटली कैल्शियम बाद में स्टोन फॉर्म कर लेते हैं, तो उसका Okay. हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। तो उसको डेफिनेटली देखना होगा कि 3 महीना बाद उसको बंद करना है या 10-15 डेज का एक गैप देना है। अगर बहुत ज्यादा एज है 60-65, आप कैल्शियम लगातार ले सकते हो, उसमें उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं। बट अगर एज कम है तो 3 मंथ्स बाद फिर डॉक्टर के पास जाके एक बार कैल्शियम लेवल चेकअप, कि हाइपर कैल्शियमिया क्या है कि मसल कन्वर्जन होता है और स्टोन फॉर्म हो जाए, तो ये बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। सर, आर्थराइटिस में क्या खाली कैल्शियम रोल प्ले करता है कि विटामिन डी और इसकी भी डिफिशियंसी से भी प्रॉब्लम? कैल्शियम और विटामिन डी कनेक्टेड है, हाथों हाथ। आप Okay. कैल्शियम खाएंगे, विटामिन डी नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। अभी नया क्या है आपको समझना होगा कि मैग्नीशियम और जिंक, ये दोनों आप लोग सुना ही होगा हाँ। केमिस्ट्री में, ये दोनों भी कनेक्टेड है। तो कोई भी नया कैल्शियम है, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत कुछ आ जाता है, तो वो सब एब्जॉर्ब करके कैल्शियम, खाली कैल्शियम खाने से काम नहीं होता है। आपको देखना होगा कि विटामिन डी आपका ठीक तो है, मल्टीविटामिन हो गया एक हाँ, तरीके whether it is absorbing or not. Okay. You can take calcium, but whether it is going absorbed into intestine or not, वो आपको समझना होगा। से। सर, आजकल यंग बच्चों में बहुत सारा ये देखा गया है कि उनके उंगलियों में दर्द होने लगता है क्योंकि वो लैपटॉप यूज करते हैं, तो इसके क्या आगे, अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली ना कर पाए अगर वो, तो उसके क्या मायने हो सकते हैं? तो बेसिकली इसको नया आया है लैपटॉप सिंड्रोम। ओके। होल्ड है, आप लैपटॉप और मोबाइल लेके ऐसे Yes. चल रहे हो, ठीक है, अब कोई भी देखेगा कि हमेशा वही करते हैं। Yes. तो डेफिनेटली ग्रेजुअल एक्सरसाइजेस, रेगुलर गर्म ठंडा पानी में शेक, एक गमला में गर्म पानी, एक में नॉर्मल पानी लेके एक्सरसाइज करना है। आपको देखना होगा कि डिफॉर्मिटी होए कि नहीं, डिफॉर्मिटी मतलब उंगली टेढ़ा होए, उसका Shape मतलब वो दूसरे तरफ जावे, ओके। आर्थराइटिस ज्यादा हो गया, रूमेटॉइड टाइप हो है, तो वो डेफिनेटली आपको चेक करना होगा वो हुआ कि नहीं। मोस्ट कॉमन है ये, क्योंकि अभी आईटी जॉब में क्या होता है, वो लोग होल्ड है लैपटॉप, तो लैपटॉप आर्थराइटिस इज कमिंग आउट लाइक एनीथिंग। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एज अ प्रिकॉशन, सपोज कीजिए मैं अगर 7 घंटे 8 घंटे लैपटॉप से काम करता हूँ, तो मेरे को घर में जा करके एक कोल्ड प्रेस हॉट प्रेस करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? इससे बेटर ही है, ये बेटर ये है, करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज। Exercise तो होगी हम लोग क्या करते हैं, घर जाके वी डोंट डू एनी एक्सरसाइज, Yes. ये हमेशा हम लोग टायर्ड रहते हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, गर्म ठंडा पानी में शेक देना है, थोड़ा सा मूव करना है, मोबाइल को थोड़ा सा अवॉइड करना है घर में जाके, ये फॉलो करने से अच्छा होता है। सर, हमारे ऑडियंस को आप अभी बहुत कुछ आपने नी आर्थराइटिस के बारे में बताया, कुछ हिप आर्थराइटिस के बारे में भी बताइए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे पेशेंट्स को जानने के लिए।
हिप आर्थराइटिस हम लोग का ईस्टर्न में उतना कॉमन नहीं, बट वेस्टर्न में बहुत कम है। इंडिया में क्या होता है, नी आर्थराइटिस ज्यादा है क्योंकि हम लोग जमीन पे बैठते हैं। तो वेस्टर्न में क्या है, ऊपर में ज्यादा होता है Okay. हिप। वो हड्डी का जो कुल्ले है ना, वो कुल्ले खराब हो जाते हैं। तो उसका भी सेम थिंग, स्टेम सेल्स, दवाई, कोलाजन से वो कम हो जाता है, एक्सरसाइजेस। और नहीं तो वो हिप रिप्लेसमेंट। तो उसमें क्या होता है, हिप का जो हेड है, वो हेड को चेंज करके हम लोग नया वाला एक बैठा देते हैं। वो इम्प्लांट जैसे दिखता है, उसको बैठा के वो चेंज करते हैं। तो हिप आर्थराइटिस उतना कॉमन नहीं है, बट अभी क्या हुआ है ना कि वेट पेशेंट का बढ़ रहा है और एज हुआ है, कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो हिप रिप्लेसमेंट का नंबर्स भी अभी बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये कि कॉस्टलेग ज्यादा नहीं बैठना है, जमीन पे नहीं बैठना है, टू प्रोटेक्ट द हिप। तो वो अभी आ रहा है कि हिप को भी चेंज करना है कि नहीं करना है नी के साथ, वो सब पेपर्स भी अभी आ रहे हैं। सर, जो ऑफिस गोवर्स हैं या फिर सपोज कि जो बिजनेस में भी जाते हैं और जो कंटिन्यूअस शूज़ पहन के रखते हैं, तो बहुत बार ये पाया गया है कि शूज़ के कारण भी आपका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसमें आपकी कोई राय? शूज या बेसिकली सैंडल्स? सैंडल्स में क्या है कि वो हम लोग क्या कहते हैं कि टाइट वाला एक शूज खरीदते हैं, तो वो अवॉइड करना है। थोड़ा सा लूज सॉफ्ट शूज लेना है। स्नीकर्स जैसे तो सब जगह पे अलाउड नहीं है, लेकिन सॉफ्ट वन एंड हील पैड भी देते हैं। तो शू है आपका इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सब पेशेंट को बोलते हैं कि आप अच्छा जूता खरीद ले। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा उसमें पैसा खर्च करें, बट वो कंफर्टेबल शूज होगा, क्योंकि होल डे आप वो शूज में रहता है ना, Yes. आपका पैर रिलैक्स होना चाहिए। Thank you so much, Dr. Anindya, for your time and such an insightful session. ये सभी बातें हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर एड्रेस करें, तो प्लीज़ राइट अस एट podcast@sastasundar.com. Do like, share and subscribe to our YouTube channel for more such contents. Download the Sasta Sundar app for 100% genuine medicines, 18% discount and a free home delivery. Thank you for watching. We'll see you in our next one. Thank you. Bye-bye.